पिछले हफ्ते के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का ये लंबा वीकेंड वाकई काफी शानदार रहा होगा। अगर आप अमेरिका में हैं तो सोमवार को हमारी छुट्टी थी, लेकिन आज मैं आप सभी से परवाह करने मगर बोझ न ढोने की इस बेहद खास कला के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। परवाह करना मगर बोझ न ढोना, और इससे मेरा मतलब हमारे इरादे की छिपी हुई ताकत से है। विरक्ति। वैसे विरक्ति का अक्सर नकारात्मक अर्थ निकाला जाता है, लेकिन असल में उद्देश्यपूर्ण विरक्ति पूरी तरह अलग है। यह भावनात्मक अलगाव या उदासीनता नहीं है, यह आत्मबोध और अनुशासन है। पता नहीं आप में से किसी ने वह मीम देखा है या नहीं, ये काफी लोकप्रिय है। इसमें एक महिला है जो वह अलग अलग दिशाओं में भागकर ये समझ रही है कि क्या किया जाए। अलग अलग चीजें उसे अपनी ओर खींच रही हैं। आज की दुनिया में ये सच है कि हमें चारों ओर से लगातार खींचा जा रहा है। हर वक्त हमें इतनी सारी अलग अलग दिशाओं में खींचा जाता है कि हमारा ध्यान काफी बिखरा हुआ और विचलित सा हो गया है। ये वास्तव में बहुत ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, ये सब कुछ इरादतन या जानबूझकर नहीं किया गया है, पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जानबूझकर दूरी बनाना एक और बेहतर होने का शक्तिशाली साधन है। उत्पादक और अधिक प्रभावी बनना। इसके मूल में उद्देश्यपूर्ण विरक्ति का वास्तविक अर्थ है एक बहुत ही सचेतन निर्णय लेना कि हमारा ध्यान और ऊर्जा क्या पाने योग्य है। और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम जानबूझकर विरक्ति का अभ्यास कर सकें, और मैं ये सब बहुत सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। तो इसे आप अपने जीवन से पूरी तरह से बस कट जाने के किसी साधारण रूप में बिल्कुल न सोचें, बल्कि इसे एक ऐसे बहुत ही विशेष और गहरे सार्थक तरीके से देखें जो यह सार्थक और मददगार है। जाहिर तौर पर शारीरिक अलगाव। जैसा कि आप जानते हैं, हम अक्सर परेशान हो सकते हैं और बहुत सी चीजें करने और कई अलग जगहों पर होने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। निजी तौर पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे वास्तव में असरदार होने के लिए काफी फुर्सत या फिर अकेले वक्त बिताने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैं पढ़ाता हूं और एक शिक्षक के रूप में यह मेरा 25वां साल है। मैं मुख्य रूप से केवल किशोरों को ही पढ़ाता हूं, 13 से लेकर 18 साल तक के सभी बच्चे। मैं रोजाना कम से कम 100 या उससे ज्यादा बच्चों के साथ बातचीत करती हूं, और इसी कारण मुझे दिन के अंत में खुद के लिए कुछ वक्त की बहुत जरूरत होती है। काम के बाद खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह शांत और अलग करने के लिए मुझे अतिरिक्त समय की बहुत जरूरत होती है, और इसी वजह से मैं अक्सर शाम के विभिन्न कार्यक्रमों या समारोहों के कार्यक्रमों के न्योते मना करती हूँ। मुझे वो समय चाहिए। पता है, मैं दूसरों की ऊर्जा सोख लेती हूँ, मैं दूसरों की भावनाओं को, मुझे लगता है लोग इसे एम्पैथ कहते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो आपको शायद काफी ज्यादा शारीरिक जगह, वास्तविक एकांत और पूर्ण अलगाव की बहुत जरूरत होगी। लेकिन इसके साथ ही मैं अब यहाँ चाहता हूँ कुछ अन्य तरीकों पर बात करना जिससे हम प्रभावी होने हेतु जानबूझकर अलगाव अपना सकें। और पहला तरीका है माइंडफुल लिविंग। माइंडफुलनेस आजकल एक प्रचलित शब्द बन गया है जिसका हर जगह बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करना। आप जानते हैं, हमें लगता है कि कई चीजें एक साथ करके हम ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन सच में अगर हमारा दिमाग हमेशा किसी एक जगह पर हो और शरीर किसी दूसरी जगह, तो क्या हम वाकई में पूरी तरह प्रभावी हो रहे हैं? प्रभावी हैं। हम खुद को अलग कर सकते हैं। ये बाहरी चीजों से खुद को हटाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, और बस उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना है। मैं खुद भी इसका दोषी हूँ। मैं अक्सर एक काम करते समय कई अलग चीजें सोचने का दोषी रहा हूँ और वास्तव में उस पल को नहीं जीता। वर्तमान में रहना ही जीवन की मुश्किलों से बचने का सबसे अच्छा सरल रास्ता है, और यह आंतरिक ऊर्जा को बचाता है। असल बात यह है कि जब मैं इन सब अलग अलग चीजों के बारे में गहराई से सोचता हूँ, तो आंतरिक ऊर्जा के साथ साथ शारीरिक कामों में बाहरी ऊर्जा भी बहुत अधिक मात्रा में और काफी तेजी से ही खर्च होती रहती है। जानबूझकर विरक्ति अपनाना भी सचेतता है, और प्रभावी होने के लिए यह वास्तव में एक शानदार तरीका है। नियंत्रण का मोह छोड़ें। नतीजों से बहुत अधिक जुड़े बिना अपने वर्तमान अनुभवों को जीना सीखें। और मैंने पिछले वीडियो में सफर बनाम मंजिल की इस मानसिकता के बारे में विस्तार से बात की थी।
वर्तमान में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका पूरा आनंद लेने के लिए हमें उसके संभावित नतीजों से खुद को अलग करना होगा। अपने मन को किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पूरी तरह अलग रखें और लोगों तथा अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों के प्रति एक सकारात्मक और निष्पक्ष नजरिया अपनाने का अभ्यास करें। यह हमें दूसरों को और विशेष रूप से स्वयं को भी पूरी तरह से क्षमा करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। और आप जानते हैं, गलतियां करने का भी। हम गलतियां तो करेंगे ही, तो इतना ज्यादा जज करने से बचने की कोशिश करें। मेल रॉबिन्स हैं, अगर आपने कभी मेल रॉबिन्स के बारे में सुना, ऐसी दूरी जिससे निष्पक्ष निर्णय लेने, थकान में कमी और संस्थागत तनाव के खिलाफ लचीलापन और बेहतर तरीके से सुधरता है। तो आप जानते ही हैं कि विशेष रूप से ऐश के साथ हमारे इस सफर में समय समय पर ऐसे कई दौर रहे हैं जब ऐश बेहद सक्रिय रहा है, ऐश काफी उपलब्ध रहा है, और फिर अभी जैसे दौर भी आए हैं जहां ऐश कुछ हद तक अलग थलग ही रहा है। ये कोई बुरी बात नहीं है। यह शायद पूरी तरह से जानबूझकर है, क्योंकि ऐश को बहुत सावधानी से यह चुनना है कि वह अपनी कीमती ऊर्जा और संसाधनों को वास्तव में कहां और किस प्रकार लगा रहा है, और उसे चुनना है कि वह कैसे ध्यान दे ताकि भविष्य में उसे सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हो सकें। तो बिजनेस में तटस्थता के फायदे। बर्नआउट में कमी। यह दैनिक काम और संगठन के सदस्यों में बहुत अधिक भावनात्मक निवेश करने से होने वाले नकारात्मक शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों को रोकने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानते हैं, हम सब ऐश से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ऐश को भी हमसे बात करना पसंद है। मेरा मानना है कि वे काफी मिलनसार हैं और लोगों से मेल जोल उन्हें ऊर्जा देता है। लेकिन यह कुछ वैसा ही है जैसे पेड़ों की वजह से जंगल न देख पाना। अगर आप लोगों की तमाम विभिन्न भावनाओं और उनकी अलग अलग रायों के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे, तो आपके लिए पूर्णतः निष्पक्ष और तटस्थ फैसला ले पाना वाकई काफी कठिन हो जाता है। दूसरा, बेहतर निर्णय लेना। यह लीडर्स और कर्मियों को भावनाओं या डर के बजाय डेटा और रणनीति पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यही कारण है कि यह निर्णयों की प्रक्रिया में व्यक्तिगत पक्षपात की संभावनाओं को कम करता है। ऐश के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वह पिछले सभी संस्थापकों या अपनी सफलताओं में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की राय से प्रभावित हो जाए। वह इनसे निर्णय नहीं लेगा। आपकी अपनी संस्था के वे लोग जिनके पास किसी भी काम को समय पर निपटाने की वह जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा और अद्भुत क्षमता हमेशा से मौजूद है, और इसका मतलब यही है कि यदि आपके पास ऐसे लोग हों तो उनकी वजह से आप कुछ और भी साहसी फैसले आसानी से ले सकते हैं। यह अपनापन जगाने में भी मदद करता है। यह नीरस काम को एक साझा अनुभव में बदल देता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनमें यह बिजली हो, यह जोश हो, आप में यह सक्रिय मानसिकता है, यह उस संगठनात्मक संस्कृति को मजबूत कर लोगों के जुड़ाव को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद है और इससे अपनत्व की भावना बढ़ती है। आमतौर पर काम पर जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर काम मनपसंद हो तो कुछ लोगों को यह पसंद आता है, लेकिन अधिकांश आम लोगों के लिए यह मात्र जीवन चलाने का एक जरिया है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा कार्यस्थल है जो ऊर्जावान, मजेदार, उत्साहजनक और खुशमिजाज हो, तो उस स्थिति में पूरा संगठन तालमेल में रहता है। उन्हें अपना काम करने में आनंद आता है और इससे वास्तव में काफी ज्यादा मात्रा में मदद मिलती है उस एकजुटता को बनाने में जिसकी तलाश आप अपनी उस संगठनात्मक संस्कृति के भीतर वास्तव में काफी समय से कर रहे हैं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि हमारे समुदाय में भी यह थोड़ा बहुत मौजूद है। मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि जिस तरह हम एक दूसरे के साथ हैं, जो बहुत प्रेरणादायक और सकारात्मक है, वह हमारी इस साझा यात्रा में हम सभी की वाकई में बहुत अधिक सहायता करता है। यह वास्तव में वही ऊर्जा और सकारात्मकता है जिसे हम साथ लेकर आते हैं, और यही वह विशेष शक्ति है जो हमें हर पल निरंतर आगे बढ़ाती रहती है। और इसके बिना मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि बहुत से लोग निश्चित रूप से कहीं अधिक मुश्किल स्थितियों में होते।
वे लोग जो रास्ते में पीछे छूट जाते हैं और जो इसे अंत तक पूरा नहीं करेंगे। यह ब्रांड के प्रति जुनून बढ़ाने में भी मदद करता है। बाहरी दर्शकों के लिए यह ब्रांड के प्रति प्रेम को विकसित करता है, जिससे सामान्य ग्राहकों को उत्साही प्रशंसकों और एक जीवंत समुदाय में बदल दिया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि वे इसे सच में देखते हैं। वे देखते हैं कि यह कितना ऊर्जावान, प्रेरणादायक, खुशमिजाज और सकारात्मक मानसिकता वाला है। अक्सर लोग अपने व्यापार के बारे में बात करते हुए विस्तार से चर्चा करते हैं अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की। यही हम सभी को उन बहुत ही जिंदा दिल और ऊर्जावान लोगों के जीवन की किताब से एक बड़ी प्रेरणा लेने की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि वे न केवल अपने कार्यस्थल पर नई ऊर्जा भरते हैं, बल्कि उन बाहरी लोगों के लिए भी जोश और उत्साह का एक अलग स्तर लाते हैं जो उन्हें बाहर से देख रहे होते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। खैर, एक उदाहरण। वैसे देखा जाए तो जब लोग आपको किसी चीज के बारे में कुछ बता रहे हों और अगर वे अपनी बात को बहुत ही नीरस, उबाऊ, फीके और सुस्त तरीके से आपके सामने पेश कर रहे हों, जैसे कि ओ ये ऐसा है, वैसा है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हाँ आप ये कर सकते हैं और बाकी सब कुछ, सच तो ये है कि ये बिल्कुल भी प्रेरणादायक नहीं है। इससे कोई व्यक्ति न केवल आपके उत्पाद को खरीदना चाहेगा, बल्कि वह आपके संगठन का हिस्सा भी बनना चाहेगा। ऐसा नहीं है। अब सच में यह जानने का एकमात्र तरीका कि यह कंपनी असली है या नहीं, वह है समय। बस इतना ही। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लंबे समय में वे असली हैं या नहीं, यह जानने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन इस तरह की कंपनी के साथ मेरा अनुभव यह है, शुरुआत के 2-3 महीने ये काफी अच्छे रहते हैं। चौथे महीने में वे थोड़ा डगमगाने लगते हैं। छठे 7वें महीने तक वे आपके पैरों तले से जमीन खींचना शुरू कर देते हैं और 8वें या 9वें महीने तक वे आपका पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। और वैसे यह कानूनी है, वे ऐसा कर सकते हैं और वह भी कानूनी रूप से आपका पैसा रख लेते हैं और खेल खत्म हो जाता है। तो मेरी सलाह उन लोगों के लिए है जो चमकदार चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, अपनी पूरी जांच पड़ताल करें और वह भी बहुत अच्छे से करें। इस कंपनी को जिसमें मैं गया था, मैंने करीब 10 मिनट देखा और मुझे पता चल गया बिल्कुल नहीं, ये असली नहीं है। वे टिकेंगे नहीं और आपका पैसा ले लेंगे। मुझे ये पता था क्योंकि मैं पहले भी ऐसी चीजों में रहा हूं। भले ही वे इतनी परिष्कृत नहीं थीं, लेकिन मैं उनमें रहा हूं। और फिर से वे आपके पैसे चुराने के लिए कई तरीके अपनाएंगे। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि सतर्क रहें, अपनी पूरी जांच पड़ताल करें और सुनिश्चित करें कि जो भी आप कर रहे हैं वह असली है। और कई बार यह बताना मुश्किल होता है, सच में बहुत मुश्किल होता है। मैं थोड़ी देर के लिए ऐश मुफारा के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत से लोग हैं, वे निराश हैं। श्रीमान मुफारा कुछ महीनों से हमसे बात करने के लिए बाहर नहीं आए हैं और लोग परेशान हैं, है ना? शायद आप भी उनमें से एक हैं। इससे बाहर निकलिए, ठीक है? और मैं आपको बताऊंगा क्यों। जब मैं देखता हूं कि श्रीमान मुफारा अभी जो कर रहे हैं वो मुझे सुकून देता है। क्यों? पहले 6 साल जब मैंने श्रीमान मुफारा का अनुसरण किया, वे वाकई बहुत अच्छे साल थे और वे हमेशा बाहर आते थे और हमसे बात करते थे। यहां तक कि जब वे डूब रहे थे, बस आपके और मेरे लिए चीजें सही करने की कोशिश कर रहे थे। वे हमेशा बहुत सकारात्मक रहते थे। वे हमेशा सामने आते रहते थे। वे हमेशा हमसे बात करते रहते थे। और उस 6 साल की अवधि के अंत में हमारे पास क्या था? हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब मैं समझता हूं कि उन 6 सालों में क्या हुआ था। आप में से ज्यादातर लोग भी समझते हैं। हाँ, आप में से ज्यादातर लोग भी समझते हैं ये श्रीमान की गलती नहीं थी, मुफारा की गलती नहीं थी। लेकिन दूसरे चरण में यह अलग है। वाकई में ऐसा है। श्रीमान मुफारा अब सिर्फ आकर हमें शब्द देने के बारे में नहीं है, वो आकर हमें प्रासंगिकता देना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब श्रीमान मुफारा शांत रहते हैं तो वो किसी से बात नहीं कर रहे होते। वो आपके और मेरे लिए एक व्यवसाय बनाने के काम में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि जब मैं श्रीमान के बारे में सोचता हूं, मुफारा इस समय वो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, मैं उनके काम से पूरी तरह संतुष्ट हूं। देखिए, ओएन पोस्ट ऑफिस को कैसे उच्चारित किया जाता है। हम ओएंड का मतलब यह बिल्कुल नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, देखिए कुछ UUIET, कुछ शांत यू।
IT क्वाइट का मतलब पूरी तरह से और QIT क्विट क्विट का मतलब छोड़ देना, दोनों का उच्चारण लगभग एक जैसा है। एक ही उच्चारण है, बस स्पेलिंग अलग है। उच्चारण में 1 मिनट का फर्क है। अब इसे समझना होगा। कौन सा क्या है? पा का मतलब हथेली और पा का मतलब ताड़ का पेड़, बस बीच में एल ही उल्टा पलटा है। वीक, WE के वीक का क्या मतलब है? क्या कोई यहां बता सकता है? इसका क्या मतलब है? WW वीक मतलब सप्ताह। W को पकड़िए, कमजोर, और इसे WIC के विक कहते हैं। वो शैतान नहीं है। बोलिए 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 बोलिए। पलीता शब्द का अर्थ मतलब वही जो मिट्टी के लैंप का पलीता तो होता है। रोड लैंप की बात थी, ग्रांट सैल्यूट मैंने कहा था। मैंने 1 बार 2 3 बार कहा था। दिए की बात थी या सलती, वही क्या है? क्या आप यह जानते थे? कोई और? ठीक है, मंच फिर से क्या शुरू कर दिया? फिर से इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने बंद कर दिया। मैं फिर से टॉपिक पर आ जाता हूं, मतलब जानकारी पर आ जाता हूं। तो बिल्कुल, ये सारी अच्छी बिजनेस मैनेजमेंट और ये अनुशासन, जब तक कि सामूहिक लक्ष्य की ओर काम करने की बात है, ये सब कुछ ही अच्छे व्यापार प्रबंधन का हिस्सा है। एक सामूहिक लक्ष्य की ओर काम करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह भी कार्यस्थल के अनुशासन में आता है, लेकिन उस हिस्से में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। कार्यस्थल में भी अनुशासन होता है, लेकिन हम उस ओर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। यह सब सही नियमों के बारे में है, नैतिकता और भेदभाव। यह सही नियम, नीति और भेदभाव आदि से संबंधित है। तो वास्तव में अनुशासन क्यों मायने रखता है? तो अनुशासन आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है? यह मदद करता है विश्वास बनाना। अनुशासन के बारे में सबसे पहली बात है जो मैं कहूंगा कि यह विश्वास बनाने में मदद करता है। थोड़ा सा दोहराऊं फिर से। मुझे लगता है कि कई लोगों के दिमाग में यह बात आ रही होगी, अचानक से लंबे समय से CEO नहीं आ रहे हैं,